आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक ठाक? तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। विद्युत धारा के इस वीडियो में मैं आपको क्या बता रहा हूं? विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, या उसके बाद मैं बताऊंगा प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक है ना? ये प्रतिरोध को खींचा जाता है तो क्या होता है? तो सबसे पहली बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक है ना? तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव की बात करते हैं हम लोग। दोस्तों ध्यान रखना है, आपका ये प्यारा सा चैनल है देवेंचंद क्लासेस और मैं आपके साथ देवेंचंद पांडे। दोस्तों सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, तो आइए चले वीडियो शुरू करते हैं। शुरू किया है तो शुरू करेंगे। चले, आपने देखा कि B अपॉन I इज इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर a टाउ। क्लियर? आपने देखा क्या, मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में इस डेरिवेशन को कराया है। क्या? B अपॉन I, B नो दैट लिखेंगे बेटा, पेन कॉपी निकाल देंगे और थोड़ी सी देर में रुक के नोट करेंगे। तो चले पहले समझें। आपने देखा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर जब हमने ओम के नियम की उत्पत्ति कराई तो वहां पर आया था B अपॉन I इज इक्वल टू ml अपॉन n स्क्वायर ए टाउ आया था। तो दोस्तों ध्यान दें, तो यहां से अगर हम क्या करें, B अपॉन I इज इक्वल टू हम जानते हैं ओम के नियम से कि R होता है, तो यहां से हो जाएगा R इज इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ, NE स्क्वायर और ए टाउ। क्लियर? तो यहां से दोस्तों देखें तो R ये A इंटू में आएगा A अपॉन L इज इक्वल टू बचेगा क्या आपके पास, M अपॉन NE स्क्वायर और A। क्लियर? NE स्क्वायर A। R A अपॉन L इज इक्वल टू क्या होता है, रो। क्या होता है? रो इज इक्वल टू M और टाउ भी है ना, यहां पर A नहीं रहेगा, NE स्क्वायर और टाउ। बात समझ में? NE स्क्वायर और टाउ, ये तो इधर से लगे ना, तो R A अपॉन L इज इक्वल टू रो, यानी आपके पास बचेगा M अपॉन N E स्क्वायर और टाउ। ठीक है ना? अब आपने टाउ इज इक्वल टू पढ़ा है कि लैम्डा अपॉन VR, यानी अगर आपका क्या होता है, ताप बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? ताप बढ़ रहा है तो वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो श्रांतिकाल घटेगा, और श्रांतिकाल घटेगा तो क्या होगा बेटा, आपका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? विशिष्ट प्रतिरोध, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी जब टेम्परेचर आपका क्या होगा, इंक्रीज किया जाएगा तो आपका वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सॉरी, टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो हाँ वेलोसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी वेग क्या होगा, चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कणों की चाल बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अगर कणों की चाल बढ़ जाएगी तो उनका रिलैक्सन पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई चाल बढ़ गई, जल्दी जल्दी लड़ेंगे और जल्दी जल्दी भगेंगे, है ना, तो उनका क्या होगा, श्रांतिकाल घटेगा। और श्रांतिकाल घटेगा तो इस सूत्र से निष्कर्ष यह निकला कि श्रांतिकाल घटने पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। क्या होता है? बोलो बोलो, क्या होता है भैया? श्रांतिकाल घटा तो ये क्या हुआ, बढ़ा। क्यों भैया? क्योंकि ये क्या होगा, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाउ हो गया, क्योंकि यहां से सबको कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे, टाउ हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया ना? ये बढ़ा तो ये घटा, ये घटा तो ये बढ़ा। समझ में आया? तो लिखे, पहले छाप ले, नोट करें, जल्दी नोट करें, नोट करें। हो गया? चले आइए देखते हैं, खुद ही नोट करना है, खुद ही बताना है ना? चले ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। चले ठीक, होता क्या है, लिखें उपर्युक्त सूत्र से ना,
किससे? इस सूत्र से। इसको नोट किया, समझ में आया ना? देखें, उपर्युक्त सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि इसको भी साइड में लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे, इधर साइड में लिख लेंगे। उपर्युक्त सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर? ताप बढ़ाने पर हेडिंग है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव या प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक है ना? प्रतिरोध अगर होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, यहां से क्या होगा, इसी के बराबर होगा ना, यानी प्रतिरोध भी क्या होगा उस स्थिति में, जो इसमें होगा वही उसमें भी होगा। ठीक है ना? तो क्या होगा, लिखिए, क्या लिखा? ताप बढ़ाने पर वर्ग माध्यमूल चाल बढ़ जाती है, जिससे श्रांति काल घट जाता है, श्रांति काल घट जाने के कारण क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। श्रांति काल घट जाने के कारण विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी जैसे जैसे श्रांति काल घटेगा वैसे वैसे विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, और जैसे जैसे श्रांति काल बढ़ेगा वैसे वैसे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। यानी ताप हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटाने पर विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। क्या होता है? ताप घटाने पर विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। बात समझ में आए ना? तो चलिए, अतः इसको हम इस रूप में लिखते हैं, लिख सकते हैं ना, देयरफॉर। क्या? देयरफॉर, फलस्वरूप हम लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू आपके पास रो 0 1 प्लस अल्फा टी, वेयर रो इज इक्वल टू, इसको रो और टी लिखते हैं, रो टी इज इक्वल टू है आपका T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध, बात समझ में आई। और रो 0 है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है ना? अल्फा आपका है प्रतिरोध ताप गुणांक, और टी क्या है बेटा, आपका T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। T क्या है? T डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। क्या है? T डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, 20 डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा कुछ। ठीक है ना? चले, नोट कर लिया। अब इसके बाद थोड़ी सी बात और आगे करते हैं हम लोग, हेडिंग करेंगे किसी तार को, हेडिंग करेंगे किसी तार को खींचने पर, इस फार्मूले को याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में काम आएंगे बेटा, सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक है ना? लिखें, प्रतिरोध को, सॉरी, किसी तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव, तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव, तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। किस पर प्रभाव? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस पर प्रभाव, प्रतिरोध पर प्रभाव। किस पर प्रभाव? प्रतिरोध पर प्रभाव। ध्यान रहे, पहले हेडिंग करेंगे इसके अंतर्गत, तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग करेंगे तार को खींचकर, पहले एक चीज ध्यान रखेंगे, पहले एक बात हम मान ही लेते हैं, माना स्मॉल l लंबाई तथा कैपिटल A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ
काट क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक चालक तार है। तो प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध R बराबर होगा रो एल अपॉन ए। क्या? R बराबर रो एल अपॉन ए, क्योंकि मान लेते हैं माना एल लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और रो विशिष्ट प्रतिरोध का एक चालक तार है, तो उस पर प्रतिरोध R बराबर रो एल अपॉन ए। पहली कंडीशन इसमें मैंने बताया कि तार को खींचा जाता है। क्या किया जाता है? खींचा जाता है। इसमें अब कंडीशन लागू करते हैं। कंडीशन फर्स्ट है, तार को खींचकर उसकी लंबाई का 2 गुना कर देते हैं। तार को खींचकर उसकी लंबाई का 2 गुना कर दिया जाता है। लंबाई का 2 गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? उसकी लंबाई का 2 गुना कर दिया जाए। जब उसकी लंबाई का 2 गुना करते हैं तो प्रतिरोध मान लेते हैं R डैश होता है। R डैश बराबर है क्वेश्चन मार्क। पहले उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 रहा होगा या A1 बराबर A रहा होगा मान लेते हैं। बाद में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। पहले लंबाई उसकी L1 बराबर L रही होगी, बाद में उसकी लंबाई मुझे पता नहीं है। कि पता है उसकी लंबाई का 2 गुना कर दिया जाता है, यानी बेटा 2 गुना कर दिया जाता है, यानी 2L। क्लियर? अब ध्यान दें तो एक फार्मूला आपको पता है कि वी नो दैट, अविरतता का सिद्धांत। बेटा किसका? प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ अविरतता। ठीक है, वी नो दैट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा। A1L1 इज इक्वल टू A2L2। A1L1 इज इक्वल टू A2L2। तो यहां से A1L1 क्या? A1 के स्थान पर है मेरा A, L1 के स्थान पर है L इज इक्वल टू A2 मुझे नहीं पता, L2 के स्थान पर है 2L। क्लियर? तो यहां से L से L कैंसिल, यानी A2 इज इक्वल टू मेरे पास आएगा A/2। A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A/2। क्लियर? A2 इज इक्वल टू कितना आया? A/2। बात समझ में आई ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों जो R डैश है वो निकाल सकते हैं ना। R डैश इज इक्वल टू क्या होगा? रो विशिष्ट प्रतिरोध तार का नहीं बदलता है। किसी भी पदार्थ के लिए मैंने बताया था कि ये पदार्थ का विलाक्षणी गुण होता है, कभी चेंज नहीं होता है। R डैश इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2 होगा। तो यहां से R डैश इज इक्वल टू रो L2 के स्थान पर 2L, A2 के स्थान पर A/2, A2 के स्थान पर A/2। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? चलिए, R डैश इज इक्वल टू रो 2L A/2। चले ऊपर रफ कर देते हैं। R डैश इज इक्वल टू यहां से है रो 2A अपॉन में इधर इंटू में आएगा, यानी कितना हो जाएगा? 4 और L और अपॉन A, यानी R डैश इज इक्वल टू आपके पास हुआ 4 रो L अपॉन A। क्लियर? 4 रो L अपॉन A। समझ में आया? तो यहां से क्या हो जाएगा? R डैश इज इक्वल टू 4 रो L अपॉन A के स्थान पर बेटा मैंने कितना माना था? R, यानी ये क्या हो गया? 4 गुना हो गया। क्या हो गया? 4 गुना हो गया। अर्थात हम यहां से निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि अगर हम तार को खींचकर उसकी लंबाई का n गुना करें, देखो ये कितना था? R डैश बराबर उसकी लंबाई का 2 गुना किया गया, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया और R लिखा है कि नहीं। तो यानी अगर हम उसको खींचकर उसकी लंबाई को n गुना करेंगे तो n स्क्वायर गुना हो जाएगा क्या? प्रतिरोध। ठीक है ना? समझ में आई ना बात? तो यहां पर लिख लेते हैं, अतः निष्कर्ष यह निकलता है
कि तार को खींचकर उसकी लंबाई का n गुना करने पर प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध आपका कितने गुना हो जाएगा? n स्क्वायर गुना हो जाएगा। समझ में आई ना बात? कोई दिक्कत बेटा? समझ में आ रहा? चल, दूसरी कंडीशन में क्या किया जाता है? चल, दूसरी कंडीशन में ये किया जा रहा है, दूसरी कंडीशन है तार को पिघलाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पिघलाया जा रहा है। पहले एक लंबा तार था, उसको पिघलाया गया और पिघलाकर उसकी लंबाई जितनी थी उसकी लंबाई आधी कर दी। क्या की गई? आधी कर दी गई। कोई दिक्कत नहीं है। तार को पिघलाकर पहली कंडीशन में तार को पिघलाया गया और 2 गुना कर दिया गया, या खींचकर उसको 2 गुना कर दिया गया। दूसरी कंडीशन में तार को पिघलाकर उसकी लंबाई का क्या कर दिया जाता है? आधा कर दिया जाता है। उसकी लंबाई का आधा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। तो होता क्या है? पहले प्रतिरोध R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए रहा होगा। कंफर्म? अब क्या हो रहा है? तार का प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध तो वही रहेगा, लेकिन R जो होता है वो R डैश हो जाता है। क्या हो जाता है? R डैश हो जाता है। और पहले प्रतिरोध R1 कितना रहा होगा? R रहा होगा। अब कितना है? R डैश है। ठीक है ना? पहले उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 A रहा है और उसका A2 मुझे नहीं पता है कितना होगा, और उसकी पहले लंबाई मुझे क्लियर थी कि L1 बराबर L थी, लेकिन अब क्या किया गया? उसको खींचकर और पिघला के आधा कर दिया गया। यानी L2 मुझे नहीं पता है। L2 बराबर क्या हो रहा है? पहले जितनी लंबाई थी उसका आधा कर दिया गया। पता हो गया ना? L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? L अपॉन 2। क्लियर? अब आप जानते हो कि A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 होता है। A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 होता है। तो यहां से दोस्तों किया क्या जा रहा है? A1 के स्थान पर A, L1 के स्थान पर कितना हो गया? L1 के स्थान पर कितना हो गया? L। A2 नहीं पता है, L2 के स्थान पर L अपॉन 2 हो गया। L से L कैंसिल, यानी दोस्तों A2 इज इक्वल टू 2A हो गया। हो गया ना? बात समझ में आ रही ना? चल करते क्या? R इज इक्वल टू कितना हो रहा है दोस्तों? R इज इक्वल टू रो L के स्थान पर कितना लिखते हैं? L अपॉन 2। R के स्थान पर R डैश हो गया और रो के स्थान पर रो, L के स्थान पर L2 के स्थान पर कितना? भाई देखो यहां पर अब क्या हो जाएगा? R डैश इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। रो L2 के स्थान पर कितना हो गया? L अपॉन 2 अपॉन A2। A2 के स्थान पर कितना हो गया? 2A। क्लियर? यहां से क्या हो गया दोस्तों? इनका इनसे गुणा और ये बाहर। ठीक है ना? यानी यहां से हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 और रो और L अपॉन A। क्लियर? यानी R डैश इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/4 और इसके स्थान पर रो L अपॉन A के स्थान पर R। क्लियर हो गया ना? R डैश इज इक्वल टू 1/4R। क्लियर? तो यहां से निष्कर्ष यह निकला कि जो आपका प्रतिरोध है ना R डैश, वो क्या होता है? 1 अपॉन N स्क्वायर गुना हो जाता है। जब उसकी लंबाई को खींचकर
क्या, सॉरी, जब उसकी लंबाई को क्या किया जाए 1/n गुना कर दिया जाए, कितने गुना 1/n गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा r' बराबर 1/n² गुना हो जाएगा। बात समझ में आए ना। चले एक पॉइंट और करते हैं, एक पॉइंट और करते हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, तार को काट ही दे रहे हैं बीच से। क्या कर रहे हैं, तार को हम बीच से काट दे रहे हैं। अच्छा समझो बात, जैसे ये तार था, इसको मैंने बीच से काट दिया तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदल जाएगा क्या, नहीं बदलेगा ना, ठीक है ना। तो यानी क्या, जब पहले तार को मैंने क्या किया कि ये तार था, इसको मैंने काट दिया, आधा आधा कर दिया, क्या लिखेंगे हेडिंग, यदि तार को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए या तार को काट कर आधा कर दिया जाए, किससे काट कर, किससे काट कर, कैंची से काट कर, ठीक है, काट कर आधा कर दिया जाए, तार को काट कर आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, यानी लंबाई भी वही रहेगी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी वही रहेगा, कर दिया जाए, है ना भैया। लंबाई भी वही रहेगी और क्या L2 बराबर L ही है और A2 बराबर A ही है, तो यानी उसका प्रतिरोध भी R बराबर ρL/A ही होगा, यानी प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई ना दोस्तों, क्लियर हो रहा है ना, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहे हैं दोस्तों। चल अब दोस्तों ये सारे फार्मूले याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आएगा कि यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई का 1/4 गुना कर दिया जाए, कितने गुना, यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई का 1/4 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अरे कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा भैया, कहेंगे कि 1/4 गुना करो ना, तो 1/4 गुना इसका 1/16 हो गया, यानी R हो गया। अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई का 8 गुना कर दिया जाए, कितने गुना, 8 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोधों का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी पहले प्रतिरोध बाद वाला प्रतिरोध और बटे पहले वाला प्रतिरोध, ठीक है। तो बाद वाला प्रतिरोध खींचकर उसकी लंबाई का 8 गुना किया गया, यानी 64 और R होगा और बटे में R होगा, R से R कैंसिल, यानी कितना होगा 64/1 होगा, कितना होगा, यानी उन दोनों में रेशियो कितना होगा 64/1 का होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डोंट वरी बी हैप्पी। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, जब पढ़ने लगेंगे तो सारी बातें क्लियर करते चलेंगे बेटा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना, पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक कर दो ना यार, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आपको नए वीडियो सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, खुश रहो, पढ़ते रहो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब